सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल में स्थलमंडल के अंतर्गत भूवैज्ञानिक समय मापक्रम यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने भौतिक भूगोल से संबंधित अध्ययन किया था। भौतिक भूगोल क्या है, इसका सामान्य अर्थ, परिभाषाएं, अन्य भूविज्ञान की शाखाओं के साथ इसका संबंध, भूआकृति विज्ञान का भौतिक भूगोल में क्या विशेष स्थान है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी सौरमंडल की एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका जन्म सौरमंडल के जन्म के साथ ही हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं उनसे पृथ्वी की जो आयु प्राप्त होती है 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। अर्थात वैज्ञानिक परीक्षणों से पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व आंकी गई है। यह अपने जन्म के समय बहुत ही गर्म गैस के रूप में थी और अपने जीवन के प्रारंभिक काल में गैस के रूप में रही होगी। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के जीवन से संबंधित तो कहा जाता है कि पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी, गर्म गैस के रूप में थी, गर्म पदार्थ के रूप में थी और धीरे धीरे यह ठंडी होकर वर्तमान रूप में आ गई। हम जो पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप है उसके बारे में जब परिकल्पनाएं करते हैं, जब हम ज्वालामुखी से उत्पन्न प्राप्त जो पदार्थों का हम परीक्षण करते हैं, देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो ज्वालामुखी की क्रिया है उसके फलस्वरूप जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पदार्थ धरातल के बाह्य भाग पर प्रकट होते हैं वह अत्यंत गर्म अवस्था में होते हैं, कुछ गैस अवस्था में होते हैं, कुछ तरल अवस्था में होते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी गर्म अवस्था में होगा और प्रारंभ में यह पृथ्वी विशेषतः गर्म अवस्था में ही रही होगी, विशेषतः गैस अवस्था में रही होगी। उसके बाद यह ठंडी होकर तरल रूप धारण कर गई और अधिक समय बीतने पर इसका जो ऊपरी भाग है वो ठोस अवस्था में आ गया। यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। अतः मनुष्य पृथ्वी की लंबी जीवन कथा के बहुत कम भाग से ही प्रत्यक्ष रूप से परिचित है। पृथ्वी का जो प्रारंभिक जीवन काल है उसके बारे में सिर्फ परिकल्पना ही मनुष्य कर सकता है, जबकि उसके बारे में इसको अधिक तक जानकारी नहीं है। पृथ्वी का जो प्रारंभिक काल है उसके बारे में मनुष्य को कोई जानकारी नहीं है। पृथ्वी की शेष आयु के बारे में विभिन्न चट्टानों तथा उनमें उपस्थित जीवाश्म के अध्ययन से ही माना जाता है कि इसमें जो चट्टान है वो कितने प्राचीन और उसमें जो जीवाश्म मिलते हैं उनका समय क्या रहा होगा, कितने वर्ष पूर्व के रहे होंगे। इसकी जो वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, इनका जब वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तो इनमें इन जीवाश्मों के आधार पर इन चट्टानों का समय तय किया जाता है, काल निश्चित किया जाता है और उसके अनुसार पृथ्वी की आयु की गणना में यह सहयोग मिलता है। परंतु इससे भी पृथ्वी के आरंभिक काल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। बात करें हम पृथ्वी के वैज्ञानिक इतिहास के अध्ययन तो इसके जो अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है वह जीवन काल में भूवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम तैयार करना तथा वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक काल मापक्रम तथा काल विभाग सुनिश्चित करना है। यदि हम बात करते हैं भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की तो ये क्या है। जब भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का अभिप्राय भूतकाल में विभिन्न
प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों तथा जीवन के विभिन्न स्वरूप का उद्भव, विकास तथा जो विलुप्त था, जो विलुप्त होने का समय था, के समय और स्थान के अनुसार काल अनुकरण सविस्तार वर्णन करना होता है। कि प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी और इसकी जो आकृति हैं, वो वैज्ञानिक स्वरूप वो कैसे रहे होंगे, इसके बारे में अध्ययन करना होता है, परीक्षण करना होता है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का अभिप्राय भूतकाल में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों तथा जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, विकास, विलोप के समय और स्थान के अनुसार काल अनुक्रमिक सविस्तार वर्णन करना है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पृथ्वी के प्रारंभिक काल से ही चट्टानों तथा जीवन के स्वरूपों से इसका जो संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, सविस्तार जानकारी प्राप्त करना है इत्यादि है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है, उसका जो विकास है, वो सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए हैं, इटली के वैज्ञानिक जियोवानी अर्दीना ने सन 1760 में इस भूवैज्ञानिक कालक्रम का विकास किया। उसके बाद सन 1760 में से 1881 जो समय था में इटली में बोलगना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जो कांग्रेस है में समस्त विश्व के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का विकास किया गया, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम का विकास किया गया और भूवैज्ञानिक जो काल मापक्रम का विकास है वह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को कालक्रम में बांटने का कार्य चट्टानों की प्रकृति तथा उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। हम कह सकते हैं और कहा जाता है कि वस्तुतः चट्टानें पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ है और चट्टानों से जो जानकारी प्राप्त होती है वह पृथ्वी के विषय में प्राप्त होती है। जिस प्रकार किसी पुस्तक के पृष्ठ होते हैं और पुस्तक के पृष्ठों से ही पुस्तक की स्थिति का पता लगता है, उसकी जानकारी का पता लगता है, उसकी विषय वस्तु के बारे में पता लगता है, उसी प्रकार पृथ्वी के जो पृष्ठ है, जो पेज है, वह चट्टानें और चट्टानों से ही हमें पृथ्वी के बारे में विशेषतः जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार मानव का इतिहास एक लंबा इतिहास रहा है, लंबी कहानी रही है जो विभिन्न युगों तथा कालों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसका अध्ययन भी सुविधा के लिए जब हम करते हैं तो उस सुविधा के लिए पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से महाकल्पों, युगों तथा कल्पों में बांटा गया है। जैसा कि इस डायग्राम में हमें प्रतीत हो रहा है कि सबसे बड़ा जो समय होता है वो होता है महाकल्प, और एक महाकल्प को कई युगों में बांटा जाता है और एक युग को कई कल्पों में बांटा जाता है। हम बात करें इस डायग्राम, इस चित्र में, तो हम देखते हैं यदि हम पृथ्वी के इतिहास से देखें तो सबसे पहले जो महाकल्प आता है, एरा आता है, वो है आधे या महाकल्प है, जो एक और
आर्चियन ईरा। इसे विभिन्न युगों में बांटा गया है, पीरियड में बांटा गया है, जैसे पूर्व कैम्ब्रियन, आर्कियन। उसके बाद आता है पुराजीवी महाकल्प, पैलेजोइक ईरा, और इसको भी कई भागों में बांटा गया है। प्रथम जो इसका जो युग है प्राइमरी पोच, उसे निम्न भागों में बांटा गया है। परमियन, जिसे शुरुआत से लेते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बन कल्प, परमियन कल्प। और इस पुराजीवी महाकल्प की जो समय है वो लगभग 60 करोड़ वर्ष से 4 करोड़ 50 लाख वर्ष के मध्य है। इसके बाद मध्यजीवी महाकल्प शुरुआत होती है और यह लगभग जो चलता है वह स्थिति निम्न भागों में इसको बांटा गया है, जैसे ट्रायसिक, जुरेसिक कल्प, क्रेटेशियस कल्प। इसके बाद नवजीव महाकल्प यानी सेनोजोइक ईरा, इसे तृतीय युग में बांटा गया। और जैसे अतिनूतन, पेलोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन। और जब हम बात करते हैं क्वाटरनरी इपोच की, चतुर्थ युग की, तो इसमें 2 कल्प आते हैं, अभिनव कल्प, अतिनूतन कल्प। तो इनकी जो इतिहास है, जो भू वैज्ञानिक इतिहास है, उसको सुविधाजनक तरीके से अध्ययन करने के लिए इसे भूवैज्ञानिक समय मापक्रम में बांटा जाता है और इसका एक निश्चित समय होता है। हम बात करें यदि आधे महाकल्प की, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, सबसे जो प्राचीन कल्प था वह आधे महाकल्प ही था। और आधे महाकल्प ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है। यह कल्प पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानकारी देता है और पृथ्वी की उत्पत्ति 1.5 अरब वर्ष तक मानता है। यह कल्प पृथ्वी की उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष तक का माना जाता है। इस कल्प की चट्टानें सबसे प्राचीन है, पुरानी है और भूपटल का आधार बनाती है। इस महाकल्प की समाप्ति पर ह्यूरोनियन भू हलचलें हुई और जिनसे पेंजिया महाद्वीप 4 भूखंडों में विभाजित हो गया। इन भूखंडों के नाम कैनेडियन महाखंड, बाल्टिक महाखंड, साइबेरिया महाखंड तथा गोंडवाना महाखंड था। जब पेंजिया के बारे में अध्ययन करते हैं कि पेंजिया क्या था, जब इस पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति हुई तो इस पर एक ही महाद्वीप था जिसे कहा गया पेंजिया। और जब पेंजिया का विभाजन हुआ ह्यूरोनियन भू हलचलों के फलस्वरूप, तो यह 4 भूखंडों में विभाजित हो गया, कैनेडियन, बाल्टिक, साइबेरियन और गोंडवाना लैंड। इस महाकल्प में वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में ही परिवर्तित हो गया और भूतल के निम्न भागों में एकत्रित हो गया और इससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस महाकल्प की जो मुख्य शैलें हैं वह नीस तथा ग्रेनाइट है, क्योंकि नीस और ग्रेनाइट सबसे प्राचीन शैल होती, चट्टान होती है। इन शैलों में, चट्टानों में सोना तथा लोहा पाया जाता है। ये शैलें राज्य अमेरिका के मैनिटोबा राज्य में मिलती है। भारत में भी विशेषतः जब हम बात करते हैं बंगाल नीस की, बुंदेलखंड नीस की तथा चारकोनाइट नीस की, तो ये भी इसी आधे महाकल्प से संबंधित है, जिनमें धात्विक खनिज, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुराजीव महाकल्प की। यह महाकल्प 150 करोड़ वर्ष पूर्व से 22 करोड़ वर्ष
पूर्व तक रहा। सबसे पहले इसी महाकल्प में वनस्पति तथा जीवों का विकास हुआ और इस महाकल्प को बिना रीढ़ वाले जीवों का महाकल्प युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय इन्हीं जीवों की प्रधानता थी। रीढ़हीन जीवों की प्रधानता थी। इस युग की सेलों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस युग की मुख्य जो सेलें हैं, स्लेट सेल, बलवा पत्थर तथा चूना का पत्थर है। इस महाकल्प के अंतिम चरण में जब बात करते हैं हम, जब जल स्थल के वितरण तथा जलवायु संबंधी भारी परिवर्तन हुए, नवीन पर्वतों का निर्माण तथा ज्वालामुखी का उद्भेदन बीसी पुराजीवी महाकल्प में हुआ। कोयला युग के अंत में अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिम की अवस्था उत्पन्न हुई और इस महाकल्प के समाप्त होते ही मरुस्थल की दशाएं फैलने लगी। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की जो प्राचीन जातियां थी वो लुप्त हो गए और उनके स्थान पर नवीन जातियों का उद्भव हुआ। इस प्रकार इस जो पूरा जीवी महाकल्प है, इसमें पृथ्वी का जो प्रारंभिक प्राचीन जो पुराना संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस महाकल्प को भी सुविधा की दृष्टि के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। एक प्राचीन पुराजीवी महाकल्प और दूसरा है नवीन पुराजीवी महाकल्प। यदि हम बात करें पूरा जीव महाकल्प की, जो प्राचीन पुराजीवी महाकल्प है, तो इस पुराजीव महाकल्प को भी 3 कल्पों में विभाजित किया गया, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, जिसमें नंबर 1 आता है कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा है ऑर्डोविशियन कल्प और नंबर 3 है सिल्यूरियन कल्प। हम बात करें कैम्ब्रियन कल्प की, तो कैम्ब्रियन कल्प में जीव तथा वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिस कारण इस युग की सेलें अधिक विस्तृत है। धीरे धीरे जब तापमान में परिवर्तन हुआ, हिम आवरण की स्थितियां थी वह कम होने लगी और समुद्रों में, महासागरों में तापमान बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे तापमान बढ़ने के फलस्वरूप जो हिम था वो पिघलकर इस महासागरीय क्षेत्र में आ गया और धीरे धीरे उसके जल स्तर में बढ़ोतरी होती गई और उससे स्थलों का समुद्र के द्वारा अतिक्रमण किया गया। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण देखा गया। विश्व की प्राचीनतम औषधि सेलों का निर्माण इसी कल्प में हुआ, यानी कैम्ब्रियन जो कल्प है उनमें इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण देखा गया। इस कल्प की सेलों में सबसे पहले चूने का पत्थर, बलवा पत्थर, फिर से तथा सबसे ऊपर चूने के पत्थर की पतली परत है। इसके बाद हम बात करें ऑर्डोविशियन कल्प की, तो इस कल्प में कैम्ब्रियन कल्प के जीवों का अधिक विकास हुआ। स्थल पर समुद्र के अतिक्रमण में तीव्रता है, पहले से अधिक जलीय क्षेत्र बढ़ने लगा और वह जलीय क्षेत्र स्थल भागों पर फैलता गया, जिससे स्थल भाग का बड़ा भाग जलमग्न हो गया। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग जल में डूब गया और इसके पूर्वी भाग में ज्वालामुखी की राख तथा धूल जम गई। समुद्र में उगने वाली घास पहली बार दिखाई दी और पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हुई, जिससे अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसका निर्माण इसी युग में हुआ, इसी कल्प में हुआ। हम बात करें उसके बाद सिल्यूरियन युग की, तो इस कल्प में इसे परवाल
आदि का कल्प भी कहा जाता है। इस कल्प में पहली बार मछलियों और भूमि पर उगने वाले पौधों के चिन्ह मिलते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे वो पहले से अधिक उच्च श्रेणी में मिलने लगे, विकसित रूप में मिलने लगे। रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ, जिस कारण से रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प भी कहा जाता है। कैलेडोनियन भू हलचल के कारण पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यूरोप में इस वक्त कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनमें प्रमुख थे स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड तक जो पर्वत मिलते हैं हमें, वो इसी युग के माने जाते हैं। प्राचीन लाल बलुआ पत्थर भी इसी कल्प में बनना शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं नवीन पूरा जीवी महाकल्प की। इस महाकल्प में हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इस नवीन पूरा महा जो कल्प है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 कल्पों में बांटा गया है, जिनमें डियोनी कल्प, कार्बन कल्प और पर्मियन कल्प है। हम बात करें इस डियोनी कल्प की तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, जिन्हें कैलिडोनियन कहा गया। कैलिडोनियन हलचल कहा गया, जो इस कल्प की प्रमुख घटना थी। हम बात करते हैं डियोनियन कल्प की तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस डियोनियन कल्प में समुद्र का फिर से स्थल पर अतिक्रमण हुआ और जीव जंतु, मुख्यतः जल में रहने वाले जीव, इस युग की जो सेलें हैं उनमें मछलियों के अवशेष सब युगों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, जिस कारण इसे मत्स्य कल्प भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कार्बन कल्प की तो इस कल्प में जलवायु अति उष्ण तथा आर्द्र हो गई। इस कारण घने दलदल बन गए तथा सघन वनों की उत्पत्ति हुई और ये वन भूमि में दब गए और कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। हम जब कार्बन कल्प की बात करते हैं तो संसार के अधिकांश कोयले का निर्माण इसी कार्बन कल्प में हुआ और इस वजह से इसे कार्बन कल्प भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी कार्बन कल्प की, जब पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां कार्यरत थी, जिससे पृथ्वी में कुछ विवर्तनीय घटनाएं हुई और जो जीव जंतु थे उनका धरातल के अंदर दब गए और इस वक्त रासायनिक परिवर्तन, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और ऊपरी दबाव के फलस्वरूप कोयले की अनेक परतें बन गई। इसी कारण इसे कोयला कल्प भी कहते हैं। इस युग में अमेरिकन भू हलचलें हुई, जिससे समुद्र स्थल की ओर अग्रसर हुए। समुद्र में मिट्टी का निक्षेप तीव्र गति से हो रहा था और समुद्र उथले हो रहे थे। कुछ समुद्री जीवों को बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें स्थल भाग पर रहने का अभ्यास करना पड़ा। अतः इस वक्त जब समुद्रों से जो जीव थे स्थल की ओर आने लगे, रहने लगे, तो इस स्थिति में जल स्थलचारी यानी उभयचर जो जीव जंतु है उनका विकास हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पर्मियन कल्प की। जब पर्मियन कल्प की बात करते हैं हम तो इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलों का जोर रहा। इन हलचलों को अर्सिनियन भू हलचलें के नाम से भी पुकारा जाता है। अर्सियन भू हलचलों के परिणाम स्वरूप मध्य यूरोप, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका,
तथा कई अन्य क्षेत्रों का बहुत सा भाग जल से ऊपर उठ गया। संभवतः इसी कल्प में लगभग समस्त उत्तरी अमेरिका ऊंचा उठकर शुष्क भूभाग बन गया। इस समय जल स्थलचारी जीवों का विकास बहुत अधिक हुआ और इन्हीं की प्रधानता रही। इसी कल्प में रेंगने वाले जीवों का आरंभ हुआ। इस कल्प के अंतिम भाग में तापमान बढ़ने लगा और अधिकांश भागों की जलवायु शुष्क हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यजीवी महाकल्प की। मध्यजीवी जो महाकल्प है, यह पुराजीवी महाकल्प के बाद वर्तमान समय से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। यह कल्प प्राचीन तथा नवीन जीवन का संधिकाल रहा है, जो रेंगने वाले जीवों द्वारा पुराजीवी कल्प के अंतिम चरण शुष्क जलवायु के प्रकोप से बच गए। वे जल, स्थल तथा वायुमंडल में फैल गए। इसी महाकल्प को 3 भागों में बांटा जाता है: ट्रियासिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रेटेशियस कल्प। यदि बात करें हम ट्रियासिक कल्प की, जो मध्यजीवी महाकल्प का एक भाग है, यद्यपि इस कल्प में उरंगों का जन्म हो चुका था, तथापि उनका विकास और प्रसार जुरेसिक कल्प में ही हुआ। बात करें इस कल्प की, तो यह कल्प पृथ्वी पर कठोरतम कल्प था। जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता बढ़ गई, जिससे अधिकांश जीवन नष्ट हो गया और निम्न कोटि के स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। इसे उरंगों का युग भी कहा जाता है। इस कल्प में जहां उत्तरी गोलार्ध में दलदल सूख रहे थे, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध हिम आच्छादित हो रहा था। वेगनर के मतानुसार गोंडवाना महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित था और इसी कारण इस पर बर्फ जमी हुई थी। इस कल्प के अंत में गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया और इसके टुकड़े ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थल रूपों के रूप में बट गया। इस कल्प में जब इसका विभाजन हुआ, तब इस कारण से छोटे छोटे कुछ अन्य भूआकृतियों का निर्माण हुआ। इस कल्प में भूमध्य सागर, आल्प्स तथा हिमालय के स्थान पर विशाल तैतीस सागर था। इसके उत्तर में एक निम्न मरुस्थल था, जिसमें पुराना लाल पत्थर एकत्रित था। इस कल्प में बड़ी विवर्तनिक हलचलें होती रही और भूकंप आते रहे। इसके बाद हम देखते हैं इस जुरासिक कल्प के बारे में बात करते हैं। यद्यपि यह उरंगों का ही विकास का काल रहा है। ये बड़े आकार के भयावह एवं क्रूप थे, जिनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये प्राय रेंगने वाले जीव थे, जिनका आकार हाथी से बड़ा था। इन जीवों का प्रसार जल, स्थल तथा वायु अर्थात सर्वव्यापी था। जल के उरंगों में लंबी गर्दन वाले प्लेयोसोरस और विशाल आकार वाले इच्टोसोरस प्रमुख थे। स्थल के उरंगों में भयंकर डायनासोर थे, जो निरामिष तथा बुद्धिहीन थे। उष्णता तथा शुष्कता की उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप इन दैत्याकार जीवों का धीरे धीरे लोप होने लगा। इस जाति की एकमात्र स्पिनोडर छिपकली न्यूजीलैंड में आज भी पाई जाती है। आकाश में उड़ने वाले उरंगों में टेरेडेक्टाइल जीव प्रमुख है। इस युग के कई पक्षी का भी जीवाश्म मिला है, जिसमें पक्षी तथा उरंग दोनों के शरीर अंश मिलते हैं। यदि बात करें भारत में, तो भारत में राजमहल तथा सिलहट की पहाड़ियों की रचना भी इस कल्प में हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेटेशियस युग की, कल्प की। इस कल्प की जब बात करते हैं हम, तो इस कल्प में देखते हैं कि यह कल्प जुरेसिक कल्प के बाद का कल्प था। इसकी प्रधान घटना सामुद्रिक अतिक्रमण थी। समुद्र का विस्तार था, जिसके प्रभावाधीन यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क एवं जर्मनी तथा उत्तरी अमेरिका के अलास्का और महासागरीय तट में खड़िया की तरह जम गए। इस कारण इस कल्प को खटी कल्प भी कहा जाता है। जो इसी कल्प के अंत
तथा क्रेटेशियस कल्प के आरंभ में नेवेडियन नामक पर्वत निर्माण कार्य हलचल हुई, जिससे सियरा नेवादा पर्वत का निर्माण हुआ। भारत पर भी समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिसका चिन्ह हमें कोरोमंडल तट के दक्षिण पूर्व की ओर त्रिचनापुरी जिले के लगभग 480 किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरात के वाधवान तथा बंबई प्रदेश के लावा क्षेत्र में भी उपलब्ध होते हैं। बात करें हम इस कल्प की, क्रेटेशियस कल्प की, तो ऐसा अनुमान है कि इसी कल्प में लावा का उद्भेदन हुआ, जिसने विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके बाद हम बात करते हैं नवजीव महाकल्प की। यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का अंतिम अथवा नवीनतम महाकल्प है। भूवैज्ञानिक के अनुसार यह महाकल्प आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और आज तक भी है। भूवैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महाकल्प है। यह महाकल्प भीषण भूगर्भिक हलचलों का काल रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं नूतन महाकल्प की। यदि नूतन महाकल्प की हम बात करते हैं तो यह महाकल्प पिछले 10 लाख वर्षों से चल रहा है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, आदि नूतन महाकल्प और अभिनव महाकल्प। यानी न्योजिक ईरा में बात करते हैं हम, तो इसमें हम देखते हैं आदि नूतन यानी प्लेस्टोसिन और अभिनव यानी रिसेंट पीरियड। अब आदि नूतन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस कल्प में पृथ्वी पर शीत का भयंकर प्रकोप हुआ और पृथ्वी का विस्तृत भाग हिम आच्छादित हो गया। यूरोप तथा अमेरिका में लगभग 23 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि हिम आच्छादित हो गए। हिम की प्रधानता के कारण इस कल्प को हिम कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इस कल्प में दैत्याकार जीवों में अधिकांश अति शीत में मर गए और शीत से सुरक्षा के लिए कई जीवों के शरीर छोटे हो गए और उनकी हड्डियां भी छोटी हुई। कई जीवों के शरीर में पंख लग गए और इस प्रकार पक्षियों का आगमन हुआ। कई उरंगों के शरीर पर सर्दी से बचाव के लिए बाल जम गए या बाल उगाए तथा वे धीरे धीरे स्तनपोषी बन गए। वर्तमान हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि जीव इसी कल्प में दिखाई दिए। हम बात करें मानव की, तो इस काल में बंदर, वन मानव तथा मनुष्य का भी विकास हुआ। बंदर के अवशेष 4 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी सेलों में और वन मनुष्य के अवशेष 10 लाख वर्ष पुरानी सेलों में मिलते हैं। मनुष्य के अवशेष 1 लाख वर्ष पुरानी सेलों में मिलते हैं। इस युग की कठिनाइयों ने मानव के मस्तिष्क को विकसित किया और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव बन गया। हम बात करते हैं अभिनव कल्प की। इस कल्प में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और बर्फ गिरने लगी। परिणाम स्वरूप बहुत से हिम आच्छादित प्रदेश हिम मुक्त हो गए। हिम के हटने से कई स्थानों पर हिमोट के निक्षेप हुए। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के हिम आच्छादित क्षेत्रों में अनेक झीलें बन गई। उत्तरी अमेरिका की जो वृहत झीलें हैं, ग्रेट लेक से, इनका इस युग की प्रमुख घटना है। इस काल में ही भारत में गंगा सिंधु मैदान में खाद्र मिट्टी का निक्षेप हुआ। इस प्रकार जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है वह पृथ्वी के इतिहास को जानने, इसके जो स्थलाकृतिक स्वरूप है उनके विकास, ऐतिहासिक विकास के बारे में जानकारी अध्ययन करने के लिए इसका विभाजन किया जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। धन्यवाद।